हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं सर्वेश ब्लॉग। गाइस आज हम आ गए हैं नेपाल के बॉर्डर पर और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो आपको गेट दिखाई पड़ रहा है ये कोयलाबास बाजार का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोयलाबास बाजार का बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ से शुरू होता है नेपाल और यहाँ से जब हम चलेंगे गाइस तो यहीं से शुरू हो जाता है बहुत सारे पर्वत। यहाँ से हमें देखने को मिलेंगे, बहुत सारी पहाड़ी देखेंगे, बहुत सारी घटाएं देखने को मिलेंगी, झील देखने को मिलेगा और हम आपको लेके चलेंगे स्वर्गद्वारी धाम तक और पूरा ब्लॉग आपको हम दिखाएंगे। इसमें बहुत अच्छे अच्छे दृश्य और आपको पूरा बताएंगे कि अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप कैसे यहाँ पे आएँ, क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। आप अपनी बाइक से भी आ सकते हैं, चाहे तो यहाँ से आगे बस भी आपको मिल जाती है, इस बस से भी आप स्वर्गद्वारी तक की यात्रा कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं हर साल वहाँ पे जाने की कोशिश करता हूँ अपने दोस्तों के साथ और ये सभी जो दिखाई पड़ रहे हैं ये सब हमारे जिगरी दोस्त हैं। वो देखिए पीछे जो पीले टी शर्ट में बैठा हुआ है यही सरदार है सभी लोगों का, ये सबको लेकर के आता है, इसी की अगुवाई में हम लोग ये यात्रा करते हैं। तो कोशिश करेंगे कि आपको हम पूरा ब्लॉग दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक जितना भी जो कुछ भी आज हम लोगों के साथ होगा। गाइस अगर आप अपने निजी साधन से आते हैं तो आपको भांसार कार्यालय से एक परमिशन लेना होता है अपनी गाड़ी को नेपाल के अंदर ले जाने के लिए। अगर आप मोटरसाइकिल से आते हैं, अपनी पर्सनल बाइक से आते हैं तो 200-250 रुपए यहाँ पे फीस लगता है और आपको नेपाल में जाने के लिए एंट्री मिल जाती है आपकी गाड़ी का और उससे आप पूरे नेपाल को जाकर के घूम के आ सकते हैं जहां तक भी आप जाना चाहें, क्योंकि ये डे वाइज आपका रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ पे भांसार के लिए। अगर आप अपने निजी साधन से नहीं आते हैं तो जिस भी बॉर्डर से आप एंट्री लेंगे नेपाल में, वहां पे एंट्री लेने के बाद आपको बस का साधन या और भी छोटे छोटे टैक्सी का साधन भी मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एंट्री ले चुके हैं नेपाल के अंदर, अभी आपने देखा तो यहाँ पे एक बस का काउंटर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बस का टिकट भी मिल जाएगा और यहाँ से कुछ बसें यहाँ पे खड़ी हुई हैं। इधर ये हमारे मित्र भी खड़े हैं और ये बोल रहे हैं ऐसी की तैसी कर देंगे कुछ, ये ऐसी की तैसी करने में बहुत माहिर है गाइस, आपको हम बता दें। और इन्हें ज्ञान पेलू भी कहा जाता है और अभी इनके बारे में हम काफी डिटेल में रास्ते में चर्चा करते रहेंगे। और आप कैमरे को घुमा करके जरा इनका शकल भी दिखा दिया जाए, क्योंकि आज जो दाढ़ी लगाए हुई है ये डुप्लीकेट है, क्योंकि इनकी दाढ़ी पूरी तरह से पकी हुई है, लेकिन इनको भी एक शौक, जैसे चूंकि ये 60 साल के लगभग हो चुके हैं और इनको वापस ये जवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो आजकल जो ट्रेंडिंग चल रहा है दाढ़ी वाला, तो ये डुप्लीकेट दाढ़ी लगा करके आए हुए हैं और कुछ मित्रों ने इनको देखते ही पकड़ लिया कि यार तू डुप्लीकेट दाढ़ी लगा के रखा हुआ है और इस बात से इन्हें थोड़ा सा चिढ़ गए हैं, तो काफी मुझे ऐसी की तैसी करने की बात कर रहे हैं। साहब के साथ बहुत ही शानदार यात्राएं जुड़ी हुई हैं और इसी में इनका नामकरण हुआ था टेबलेट महाराज, और वो घटना वो आगे जिक्र करेंगे। जी जी बिल्कुल 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 हम सारी बातें करेंगे और वो डिटेल में आपको बताएंगे और अपने ब्लॉग पे उसको साझा भी करेंगे। उम्मीद करते हैं आप उसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। 2-3 रुपए इनको मिलते रहते हैं जी जी आपसे जी, धन्यवाद। ओके, तो देखा आपने कितना ज्ञान पेल दिया इन्होंने इसी ब्लॉग में और देखा ना गाइस आपने, ये मैंने आपसे बोला था ना नाम इनका मैंने इसीलिए ज्ञान पेलू रखा हुआ है, इसलिए देखा आपने इस ब्लॉग में इन्होंने ज्ञान आके पेल दिया, आपको ज्ञान दे दिया कि 3 रुपए इनको मिलता है। मैं इसीलिए इनका नाम ज्ञान पेलू रखा हुआ हूँ और ये ज्ञान पेल के चले गए हैं। तो गाइस अब आप समझ चुके होंगे कितने बड़े महान ज्ञान पेलू है ये। तो गाइज यहाँ पे जो बस समिति है जो यातायात पूरा नेपाल में ये लोग चलवाते हैं, इस काउंटर के इंचार्ज हमारे साथ हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि अगर यहाँ से स्वर्गद्वारी तक की यात्रा आदमी करना चाहता है, यानी कि कोई भी आप गाइज यहाँ पे आना चाहते हैं तो यहाँ से स्वर्गद्वारी तक की यात्रा के लिए कितना किराया देना होगा और क्या, जैसे बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा सवाल होता है कि पहाड़ों पर बस में जाना रिस्क तो है नेपाल में, कैसे जाएँ कि ना जाएँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा गाइज पहले ऐसा था क्योंकि तब रोड उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आज हम रोड को देख सकते हैं। एक तरफ से एक बार रोड को दिखा दीजिएगा, आप यहाँ पे रोड देख पा रहे हैं ना, आप रोड बहुत अच्छा बन गया है पूरे नेपाल में लगभग मैक्सिमम जगह पर। तो गाइज अब उतना अधिक रिस्क नहीं रह गया है। मैंने पूछा तो इन्होंने ये ऐसा कुछ बताया। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति बस से यात्रा करता है स्वर्गद्वारी तक के लिए तो क्या इसमें कुछ रिस्क है जाने में बस में? नहीं, रिस्क कोई नहीं है। अगर डायरेक्ट वाले जो होते हैं हम डायरेक्ट भेजते हैं यहाँ से, 450 रुपया उसका, 4 से 70 रुपया भाड़ा है उसका। हाँ। लेकिन 450 रुपये में यहाँ से डायरेक्ट भेजते हैं लोकल में। जी बिल्कुल, यहाँ पे ये बता रहे हैं हमें कि 470 रुपये यहाँ का किराया है यहाँ से लेकर स्वर्गद्वारी तक का, लेकिन ये 20 रुपये कंसेशन करके यानी 450 रुपये में के किराए में यहाँ से स्वर्गद्वारी तक की यात्रा करवाते हैं। और ये बता रहे हैं कि कोई रिस्क नहीं है। कुछ सालों पहले मैंने सुना था कि कुछ बस वगैरह पलट जाती हैं, कुछ यात्री। बस वगैरह नहीं पलटती है, जब रोड सही नहीं था। हाँ। गड्ढे जब बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, पत्थर थे। हाँ। तो पलटा भी नहीं है वो। हाँ। मतलब जो है
जा करके वहाँ पे खड़ी हो जाती थी, लेकिन पलटा नहीं है। अच्छा। कोई गाड़ी भी नहीं पलटा अभी तक। जी, तो इन्होंने बताया, आप जैसे जान पा रहे हैं कि इस रास्ते से अगर आप जाते हैं तो किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है, लेकिन गाइस रिस्क की बात करें तो हम कहीं पे भी इंडिया में ही अपने कहीं भी चलते हैं तो रिस्क तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो तो अलग का मैटर है। अपने यहाँ ही तमाम सारी बसें पलट जाती हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, ये बस पूरी तरीके से भर चुकी है और यहाँ से जितने यात्री जाने वाले थे, जो लोग यहाँ से पूरा टिकट अपना ले चुके हैं, टिकट बुक कर चुके हैं और इस बस में लोग यात्रा करने के लिए तैयार हैं और ये बस अब यहाँ से निकलने वाली है सरदारी के लिए। गाइस, हम आपको बताना चाहें, हम अपने निजी साधन से आए हुए हैं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हमें शूट करना था, वरना हम भी इन्हीं के बस से यात्रा करते, लेकिन हमें खुद अपने बाइक से अपने दोस्तों के साथ चलने में कुछ अलग मजा आता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे, ये हमारे मित्र लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे और सभी लोग अभी धीरे धीरे अपनी रॉयल एनफील्ड से हम चलेंगे और फिर जो भी रास्ते का आनंद होगा हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन अगर आप दूर से आते हैं, मान लीजिए आप लखनऊ से, दिल्ली से, कहीं से भी अगर आप आना चाहते हैं सरदारी धाम की यात्रा करने के लिए, तो आप किसी भी साधन से आ सकते हैं। बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट या जो भी नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर है वहां तक आ सकते हैं। उसके बाद अंदर आकर के आपको हर जगह से साधन मिल जाएगा सरदारी तक आने के लिए। हम गाइस बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो अगर आप कहीं बाहर से आना चाहते हैं तो ट्रेन से आप बॉर्डर तक बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि बढ़नी बॉर्डर है जो कि एकदम सटा हुआ है नेपाल से 500 मीटर की दूरी पर, 500 मीटर भी नहीं है, एकदम बॉर्डर पे ही वो रेलवे स्टेशन है, बढ़नी बोलते हैं, वहां तक भी आप आ सकते हैं। और वहां से जिस प्रकार से यहाँ का बॉर्डर है वैसे वहां का भी बॉर्डर है। वो बॉर्डर थोड़ा बिजी है क्योंकि वहां पर रेलवे स्टेशन भी है, बहुत सारे यात्री वहां तक आते हैं। उसके बाद वहां से भी आप टिकट लेकर के सरदारी तक की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस रूट पे आना चाह रहे हैं जिस पे हम आ रहे हैं, क्योंकि हम अपने निजी साधन से आ रहे हैं, तो यहाँ तक भी आने के लिए आपको साधन मिल जाता है और इसे कोयलाबास बॉर्डर कहते हैं और यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाएंगे सरदारी धाम तक की पूरी यात्रा, मंदिर का दर्शन कराएंगे। तो गाइस, परमिशन होने के बाद, यानी कि जो व्हीकल वीज़ा होता है, यानी कि जो यहाँ पे भंसार बोला जाता है बॉर्डर पे, वो कंप्लीट कराने के बाद हम लोग निकल चुके हैं और एक पहाड़ हम लोगों ने चढ़ भी लिया है। गाइस, यहाँ नेपाल के इस समय पहाड़ियों के बीच में हम लोग चल रहे हैं और एक आनंद आपको यहाँ पे बताया कि आपके अगर आप अपने बाइक से आते हैं तो एक साइड का फ्यूल तो आपको खर्चा होगा, लेकिन दूसरी साइड में जब आप पहाड़ उतरते हैं तो एकदम बाइक फ्री चलती है। देखिए गाइस, यहाँ पे बिना किसी एक्सीलेशन के ही बाइक चल रही है, क्योंकि हम लोग अब इस समय एक पहाड़ चढ़ चुके थे जो उतर रहे हैं और इस समय नेपाल की वादियों में, नेपाल की पहाड़ियों में हम लोग आनंद लेते हुए और बाबा प्रभुनाथ का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अपने सबसे मेरे प्रिय मित्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, आशीष जी, इनके साथ और बहुत सारे मित्र हैं जो इन्हीं रास्तों में, इन्हीं पहाड़ियों में खोए हुए हैं और हम अपने मित्रों के साथ आज इस यात्रा पे निकले हुए हैं। गाइस, जो कुछ भी होगा इस पूरे ब्लॉग में हम आपको बताएंगे, दिखाते रहेंगे। वैसे हम आपको एक बात बताएं कि यहाँ पे आने के लिए आप किसी भी बाइक से आ सकते हैं। अगर आपके पास 100 सीसी का भी बाइक है तो उससे भी आप इन पहाड़ों पे यात्रा कर सकते हैं। बहुत सारे मित्र यहाँ पे बजाज प्लेटिना, स्टार सिटी स्पोर्ट वगैरह बाइक से जो 100 सीसी की होती हैं, 125 सीसी की होती हैं, उसे यात्रा करते हैं। लेकिन गाइस, अगर मेरी माने तो रॉयल एनफील्ड का बात ही कुछ और है, क्योंकि ये जब पहाड़ों पे चढ़ती है ना अपने आवाज, बुलंद आवाज के साथ, तो मजा ही कुछ और आता है। गाइस, हम अपने इस रॉयल एनफील्ड के साथ, अपने दोस्त के साथ इन पहाड़ों का आनंद लेते हुए और बाबा प्रभुनाथ यात्रा का दर्शन, बाबा प्रभुनाथ यात्रा पे निकल पड़े हैं। उनका दर्शन करने के बाद ही हम लौटेंगे और जो भी होगा इन पहाड़ियों में हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। अगर आप तो गाइस, ये सभी हमारे जिगरी दोस्त हैं और इनके साथ हम इन पहाड़ों में, नेपाल की वादियों में आज एक छोटी सी यात्रा पे निकले हुए हैं। आइए सबसे पहले हमारे दोस्तों से मुलाकात कर लेते हैं। ये हमारे जयंत भाई हैं जो कि हमारे मित्र हैं अम्बेडकर नगर से, और ये हमारे एक क्लोज मित्र धर्मेंद्र उतरौला से हैं, और ये हमारे सबसे जिगरी मित्र जो 24 घंटे हमारे साथ रहने वाले हैं, मतलब बीबी के टाइम को छोड़कर यार, सुरेंद्र गौतम जी हैं और ये हमारे पास ही रहते हैं, हमारे ऑफिस के पास। और ये आप तो जान ही रहे यार वीडियो में, क्योंकि ये बताने की जरूरत नहीं है। आशीष भाई है, मैं पहले भी इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ आप लोगों को, और ये वैसे गोल्ड स्मिथ का काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं। और शिवांश बाबू हमारे रिश्तेदार हैं, फैजाबादी हैं ये। और यादव जी, जौनपुरिया यादव जी मास्टर साहब हैं हमारे मित्र। और फिर विजय भाई हैं, और एक इडियट ये है और दूसरा मैं, और एक वो तीसरा इडियट वहां अलग खड़ा हुआ है। वो क्या कहते हैं उसको, कौन सा था उसमें यार, रणछोड़ दास छाछड़ अभी उधर दिखाई पड़ रहा है। अरे आ जाना यार, बेवकूफ कहीं का, इधर आओ। तो गाइस देखिए, इसको ऐसे हड़काने पर ही ये करीब आते हैं। तो ये शक्ल दिखाने के लिए भी पैसे लेंगे। अरे घूंघट हटाना भाई, घूंघट हटाना अपना। ये हमारे रवि मिश्रा जी, ये भी हम रवि भाई और सुरेंद्र भाई
तीनों एक 3 इडियट जब मूवी आई थी तो साथ साथ तीनों लखनऊ रह रहे थे और अभी फिर तीनों एक साथ निकले हुए हैं प्रभुनाथ बाबा का दर्शन करने के लिए इन पहाड़ों में, इन वादियों में नेपाल के। और फिर देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं, चलिए साथ साथ में दर्शन करेंगे गाइस। वैसे अभी तो हम लोग बिना फ्यूल के खर्चे के चल रहे हैं क्योंकि पहाड़ों से उतर रहे हैं और यहाँ पे बाइक अपने आप चल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बिना एक्सीलरेशन के बाइक नीचे की तरफ जा रही है, तो इसका भी कुछ अलग ही मजा होता है क्योंकि एक अलग सी फीलिंग आती है जब हम इस तरह से बाइक चलाते हैं। और यहाँ पे हमारे सभी मित्र धीरे धीरे करके आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे जब पहाड़ पर हम लोग चढ़ रहे होते हैं तो इसका भी एक अलग फीलिंग होता है, अलग मजा होता है। इन ऊंचाइयों पर जब बाइक चलती है तो यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का मजा ही कुछ और है। हालांकि आप 100 सीसी के बाइक से भी चढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं रॉयल एनफील्ड की ये हालत है। बहरहाल इसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो 100 सीसी के इंजन होते हैं उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर आप आना चाहें तो आप किसी भी बाइक से आ सकते हैं। बड़े इन पहाड़ों में, इन वादियों में चलने का कुछ मज़ा ही और है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो पहाड़ों को काट काट कर रास्ते बनाए गए हैं। इस ढलान पे भी चलने का कुछ अलग ही आनंद है। ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं आता है, बहुत आराम से आप आ सकते हैं। और ये हमारे रवि मिश्रा मित्र निकल रहे हैं अपने पल्सर के साथ और ये सिंगल ड्राइविंग पे हैं क्योंकि गाइस आप देख पा रहे हैं एक नदी पार कर रहे हैं हम लोग इन पहाड़ों के बीच में। बहुत अच्छा सा मनमोहक दृश्य है और नेचर का मज़ा ही कुछ और है। ज़िंदगी में अगर आप आए हैं, मानव जीवन आपको मिला है, तो मैं तो कहूँगा पूरा दुनिया घूमिए, लेकिन अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो कम से कम आप नेपाल को घूम सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आने में कोई ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। बहुत कम पैसे में आप यहाँ आ सकते हैं। और ये हमारा मित्र राष्ट्र भी है, तो यहाँ पे आने के लिए आपको किसी वीज़ा परमिशन की भी ज़रूरत नहीं होती है। बिना वीज़ा के आपको एंट्री मिल जाएगा। हाँ, अगर आप अपनी व्हीकल लाते हैं, अपनी कार लाते हैं, अपनी बाइक लाते हैं, तो उसके लिए वीज़ा परमिशन लेना होगा। वो उसका जो रोड टैक्स वगैरह होता है वो पे करना होता है एज अ भंसार के रूप में। वो हम लोगों ने पे कर दिया था। स्टार्टिंग पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको भंसार करवाना है और भंसार कैसे होता है। आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर, इस प्रकार से ये भंसार होता है जो कि बाइक के लिए 100 रुपये में भी हम लोगों ने कराया एक दिन के लिए। लेकिन अगर आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के लिए कराते हैं तो प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपये का आपको पे करना होता है। और यहाँ पे हमारे जयंत भाई निकल रहे हैं अपने रॉयल एनफील्ड के साथ और ये भी हाई करते हुए आप। ये मित्र हमारे अम्बेडकर नगर से आए हुए हैं, काफ़ी दूरी है हमारे यहाँ से, लेकिन जब नेचर किसी को बुलाता है, जब प्रकृति किसी को बुलाता है और हम सीधा गए बाबा स्वर्गद्वारी यानी प्रभुनाथ बाबा जब किसी को बुलाते हैं तो वो पूरे भारत में कहीं के लोग कहीं से भी आना ही पड़ता है। तो हालांकि हम लोगों का बुलावा है और हम जा रहे हैं। आप भी अपना तैयारी बनाइए और आप आराम से आ सकते हैं क्योंकि ये बजट इंटरनेशनल टूर है गाइज, आपके बहुत ही बजट में है और एक इंटरनेशनल ट्रिप है। और अगर आप अपने साधन से नहीं आना चाहते, बस से भी यहाँ की यात्रा कर सकते हैं क्योंकि रोड इतना बढ़िया है, आप इन रोडों पे चल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे ख़राब है रोड, वो आप थोड़ा सा वहाँ पे बस वाले मैनेज करके निकाल लेते हैं। और आप अगर अपने साधन से हैं तो आपको भी मैनेज करके निकालना पड़ेगा। बस ये है, इसके लिए बहुत लोगों के माइंड में ये होता है कि ना कि बहुत स्किल्ड ड्राइवर चाहिए इस पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर नॉर्मली बाइक चला लेते हैं तो आप यहाँ पे भी बाइक चला पाएंगे। अगर आप कार इंडिया में आराम से चला सकते हैं तो इन पहाड़ों में भी चला पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे बनाए गए हैं, फॉलो करना होता है। और जहाँ पे ओवरटेकिंग के लिए बनाया गया है वहीं पे ओवरटेक करें, नहीं बनाया गया ओवरटेकिंग के लिए जहाँ पे क्लोज है वहाँ ना ओवरटेक करें। पहाड़ों में किनारे से होकर के निकलें कि ताकि दूसरी गाड़ी सामने से आ रही हो तो वो निकल जाए क्योंकि सामने कुछ दिखता नहीं है जब आप पहाड़ों में गुजर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो आराम से आप सेल्फ ड्राइव कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है। और थोड़ी थोड़ी दूरी पर यहाँ पे होटल, ढाबा ये सभी मिल जाता है। अगर आपको भूख लग रहा है, आपको खाना के लिए कुछ भी खाना पानी, कुछ भी लंच डिनर लेना चाहते हैं तो आप रास्ते में ले सकते हैं। तो हालांकि अभी हम लोग तो गाइस करीब 150 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद बाइक से हम सभी मित्र पहुंच गए हैं स्वर्गद्वारी के मेन गेट पे। और यहाँ से भी करीब 13 किलोमीटर की यात्रा हमें करनी है और उसके बाद ये मेन पहाड़ होगा। इसको चढ़ने के बाद हम मंदिर पे पहुंच जाएंगे गाइस। और यहाँ से जो पहाड़ चढ़ना है वो सबसे टफ पहाड़ माना जाता है क्योंकि बहुत अच्छे रास्ते यहाँ से नहीं है। लेकिन अगर आप आएंगे तो जैसे सब कट गया वैसे ये भी कट जाएगा। तो ओवरऑल आपको 150 किलोमीटर यात्रा करने के बाद यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ से आगे 13 किलोमीटर की यात्रा कर पाएंगे, फिर आप मंदिर पहुँच पाएंगे। तो गाइस अब आगे आपको ले चलेंगे यहाँ से, वो भी 13 किलोमीटर दिखाएंगे, उसके बाद मंदिर दर्शन करवाएंगे, फिर वापस आपको इंडिया तक ले जाकर के छोड़ेंगे। तो गाइस बने रहेगा अंत तक वीडियो में। और हाँ, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं आगे मंदिर तक।
गाइज ये भींगरी बाज़ार है और यहाँ पे अगर आप आएँ और नाइट हो जाए तो यहाँ पे आप नाइट हाल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे होटल मिल जाते हैं जो कि बजट होटल होता है। यहाँ 300 रुपये से लेकर के 500, 600, 700 रुपये में आपको अच्छे रूम मिल जाते हैं और आप अपना नाइट यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। और फिर मॉर्निंग में सुबह आप यहाँ से निकल सकते हैं और फिर यहाँ से आप सुबह जा कर के मंदिर का दर्शन करके वापस आ सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने प्लान किया है कि हम इसी टाइम, अभी हमारे पास समय है, लगभग शाम के 4:30 पौने 5 बज रहे हैं, तो हम इसी टाइम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। हम मंदिर पे ही स्टे करेंगे नाइट और फिर सुबह दर्शन करके वापस चले आएंगे। लेकिन अगर हमें यहाँ पे रात हो जाता पहुँचने में तो हम यहीं पे नाइट स्टे कर लेते। और यहाँ पे ये जो प्रसाद वगैरह के लिए भी साधन, छोटी छोटी दुकान बनाई गई हैं, जो लोग छोटे छोटे दुकान किए हुए हैं प्रसाद के लिए, कि जो लोग दर्शन करके लौटते हैं यहाँ से प्रसाद लेकर के वापस घर जाते हैं। तो यानी पहाड़ चढ़ने के बाद प्रभु के दर्शन करने का मौका मिल जाएगा हमें। अब देखिए गाइस, कितनी ऊंची चढ़ाई है, इस पे हमें चढ़ना है अभी इन पहाड़ों पे इसी बाइक से। तो काफ़ी मज़ा आता है, लेकिन इस पहाड़ पे तो रॉयल एनफील्ड भी बोलने लगती है यार। फिर भी आप यहाँ देख पा रहे हैं कितना डिफिकल्ट हो जाता है। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, ये तो टेलर है। ऐसे पहाड़ों पे आपको चढ़ने का मौका मिलेगा अगर आप यहाँ आते हैं। बस एक छोटा सा सजेशन दूंगा, जब भी आइए अगर आप बाइक से आते हैं तो थोड़ा हैवी बाइक लाने की कोशिश करिए, जिसमें पावर ज़्यादा हो। आप हल्के बाइक से आएंगे तो आपको वो आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी रोने लगती है इन पहाड़ों पे। इसीलिए रॉयल एनफील्ड को पहाड़ों का राजा कहा जाता है। ये नज़ारा आप देख सकते हैं, ये भींगरी बाजार है, जो छोटा सा बाजार है यहाँ पे, और यहीं पे आप स्टे कर सकते हैं नाइट के लिए अपने, अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं तो। और सुबह अगर आप जाना चाहते हैं मंदिर दर्शन के लिए तो। हालांकि गाइस हम लोग तो इसी टाइम निकल रहे हैं। सीढ़ी डिलक्स से भी लोग चले आते हैं, बहुत सारे लोग मुझे मिले, बट उनसे मैंने जब उनके अनुभव को लिया तो ऐसा पता लगा कि काफ़ी लोड पड़ता है। लेकिन अगर आप ऐसी हैवी बाइक लेके आते हैं मज़ा आएगा। देख लीजिए आप, बाइक आगे बुलेट जा रही है, किस प्रकार साउंड कर रही है। मेरी ही बाइक इस तरह से साउंड कर रही है। और यहाँ पे काफ़ी डेंजरस फील हो रहा है गाइस। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे रोड पानी की बरसात की वजह से किस प्रकार से डेंजरस दिखाई पड़ रहा है। देखिए कितना डेंजरस रोड है ये, तो ये टूट भी जाता है बरसात वगैरह की वजह से। और ये जो हमारे कैमरामैन है, इनको इतना डर लग रहा है कि ये उस साइड देख भी नहीं पा रहे हैं। हालांकि मैं कई बार आया हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और गाइस यहाँ सीधा बोर्ड में देख सकते हैं, सीधा लिखा हुआ है जोखिमपूर्ण स्थान, यानी ये काफ़ी जोखिम भरा स्थान है। तो यहाँ पे बहुत आराम से आपको निकलना होता है। हालांकि जब हम आगे बढ़ रहे हैं और अभी ये कच्चे रास्ते मिलने लगे हैं, और हमारे एक मित्र नीचे अभी रुक गए हैं जोखिमपूर्ण स्थान पे, तो मैं उनका भी वेट कर लेता हूँ कि वो भी आ जाएं और फिर हम तो गाइस बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है यहाँ पे। एकदम से पहाड़ों की वादियों में हम लोग खोए हुए हैं अपने मित्रों के साथ, और एकदम से आज का दिन मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आज एकदम से एंटरटेन कर रहे हैं हम लोग अपने दोस्तों के साथ, और हमारे मित्र यहाँ पे अपनी बुलेट बाइक से। तो गाइस अगर आप चाहें तो आप आ सकते हैं ऐसे मनमोहक दृश्य का आनंद लेने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं और साथ साथ में इन दृश्यों का आनंद लेने के लिए। अगर आप वहाँ छोटी छोटी पहाड़ियों पे देखें उधर, तो छोटे छोटे घर कैसे बने हुए हैं काफ़ी दूरी दूरी पर, लोग कैसे वहाँ जाते हैं और कैसे उन घरों में रहते हैं। बड़ा यहाँ का लाइफ स्टाइल आप देख सकते हैं, किस तरह से लोग पहाड़ों में रह रहे हैं। पहाड़ों से टच है, बादल इनके घरों से होकर के गुजरता है, और कुछ नया अनुभव यहाँ पे देखने को मिल रहा है मुझे। और गाइस अगर देखें तो यहाँ पे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से भी आते हैं, जैसे अभी यहाँ पे एक बोलेरो से भाई साहब निकल रहे हैं, आप देखेंगे इसी डेंजरस रास्ते पर फोर व्हीलर से आते हुए। और ये देखेंगे आप, इस तरह से फोर व्हीलर भी आती रहती है और ये लोग भी आनंद लेते रहते हैं यहाँ के दृश्य का। और बहुत अच्छा लगता है इन पहाड़ों में, इन वादियों में। हमारे कैमरामैन भी मेरे साथ पहली बार आए हैं, तो ये भी काफ़ी आनंद ले रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सामने से छोटी कार भी कोई आ रही है, अर्टिगा या मारुति 800, ऐसी भी कारें यहाँ पे मैं देखा हूँ जो कि आ जाती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और यहाँ से थोड़ा सा खतरा बना रहता है, क्योंकि ऊपर से अगर
पत्थर वगैरह पहाड़ से गिर जाते हैं कभी कभी, तो थोड़ा सा डेंजरस होता है। लेकिन भाई अगर नेचर का आनंद लेना है ना तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, और रिस्क लेंगे तो फिर आप ऐसे नेचर में, ऐसी वादियों में आप खो जाएंगे। कितना अच्छा लग रहा है, कितना ठंडा ठंडा मौसम है और अलग ही आनंद फील हो रहा है गाइज। और यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे मित्र इंडिया से आते हैं अपनी बाइक से, अपनी कार से, और बहुत सारे मित्र बस से भी आ जाते हैं। तो आइए चलते हैं अब सीधे स्वर्गद्वारी टेम्पल और वहीं पे दर्शन करेंगे। तो गाइस देखेंगे इन पहाड़ियों में, इन वादियों में हम लोग किस तरह से आनंद लेते हैं, और काफ़ी अच्छा अनुभव मिलता है यहाँ पे आने पे, बहुत अच्छा आनंद आता है। गाइस हम लोग आ गए फाइनली मेन गेट पे स्वर्गद्वारी टेम्पल के। यहाँ पे आप देख सकते हैं श्री स्वर्गद्वारी आश्रम प्रवेश द्वार है, और यहाँ से हमें लगभग 700 सीढ़ियाँ चढ़ करके मंदिर तक पहुँचना है, और हम अपने दोस्तों के साथ इस समय गेट पे हैं। और गाइस अब सीधे चलते हैं अंदर और मंदिर का दर्शन करेंगे, और फिर नाइट स्टे हम लोगों का प्लान वही है कि वहीं नाइट स्टे करेंगे। काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम है यहाँ पे, और मुझे लगता है रात गुजारने के लिए कंबल का इंतजाम करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं सीधे अंदर, मंदिर में रुकेंगे आज नाइट, और कल सुबह वापस दर्शन करके आएंगे। स्वर्गद्वारी बाबा की जय। ये सीढ़ियाँ लास्ट में पैदल चढ़नी होती हैं हम लोगों को, क्योंकि करीब 700 सीढ़ी हमें चढ़ना होता है। इन सीढ़ियों पे हम लोग चढ़ रहे हैं, और अभी से ही हालत खराब होना शुरू हो गया है। लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा मौसम है, करीब 16 to 17 डिग्री टेम्परेचर होगा, तो थोड़ा सा थकान कम लगेगा। हालांकि अगर गर्मी होता तो हालत और कुछ खराब हो सकता था। तो इवनिंग का टाइम है और मौसम ठंडा होता चला जा रहा है, और ऐसे जो भी तीर्थयात्री यहाँ पे आते हैं, श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए, वो सब इन सीढ़ियों को चढ़ करके ही जाते हैं। और अगर आप नीचे देखें तो पर्वत दिखाई दे रहा है, और ये हमारे मित्र अपने फोन में ही बिजी रहते हैं। नेटवर्क नहीं है फिर भी पता नहीं क्या कर रहे हैं फोन में ही, क्योंकि गाइस हम तो नेपाल में हैं और यहाँ पे इंडियन नेटवर्क नहीं आता है। अगर आप बिना नेटवर्क के नहीं रह सकते तो आपको नेपाल में आते ही नेपाल का सिम लेना होगा, और फिर उसमें डेटा प्लान लेना होगा, फिर उसे यूज करके अपना नेटवर्क चला सकते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु ये सब शायद नाइट स्टे करेंगे स्वर्गद्वारी आश्रम में ही, और गाइस अभी से हालत खराब होना शुरू हो गया है। और ये श्रद्धालु जिन रास्तों में हम लोग बाइक से आए हैं, उन्हीं रास्तों से ये पैदल आए हैं, जो डंडी लेकर के चल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे इतना मेहनत करके आ जाते हैं। हाँ, इवनिंग का टाइम है, बहुत ठंडा ठंडा माहौल है, और आप देखें किस प्रकार का नेचर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। महसूस करते हैं और धूप ना लगे, इस वजह से ये रेस्ट करने के लिए बनाया गया है। हालांकि इस टाइम ना तो धूप है और ना ही गर्मी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये हमारे आशीष भाई हैं, हमारे मित्र, इतने ही दूरी में इनकी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि हम लोग गाइस अभी ट्रेवल करके ही आ रहे हैं और फिर सीढ़ियों पर चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दिए। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आशीष भाई? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं ये, लेकिन दर्द है अंदर से, कुछ पीड़ा है, ये इनके चेहरे पे दिखाई पड़ रहा है। अंदर लीजिए सांस, दर्द बाहर भी है अंदर भी है जी। और यहाँ पे रुकने के लिए और भोजन के लिए इंतजाम होता है इस मंदिर में, और यहाँ पे देखें तो बहुत अच्छी व्यवस्था की जाती है। जो भी तीर्थयात्री यहाँ पे आते हैं, और बहुत कम पैसे में यहाँ पे रहने के लिए और भोजन के लिए इंतजाम किया जाता है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये व्यवस्था आपको मिल जाएगा। 95 रुपीज़ में आपको बेड मिल जाता है, जिसपे 2 आदमी रह सकते हैं, और भोजन के लिए 150 रुपये नेपाली में एक आदमी का भोजन यहाँ मिलता है। तो इसमें मान के चलिए कि आपको 100 रुपये ऐसे में भोजन मिल जाता है, यानी कि 100 रुपये इंडियन रुपीज़ में आपको यहाँ पे भोजन मिल जाता है। क्योंकि जब आपका 100 रुपये यहाँ का 160 रुपये हो जाता है, और यहाँ पे सभी लोग बहुत सेवा भाव से भोजन खिलाते हैं। और ये हमारे छोटे भाई बैठे हुए हैं, सरवण शुक्ला जी। क्या हाल चाल है सरवण? बढ़िया।
यहाँ पे जब हम लोग सबसे टॉप पे पहुंच जाते हैं और मंदिर पे पहुंच जाते हैं, फिर यहाँ पे रात में ठहरने के लिए उचित व्यवस्थाएं की गई हैं। और यहाँ पे जो रहने का इंतजाम है सभी लोगों के लिए, जो यात्रीगण यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो मकान बनाए गए हैं वो अभी विशेष प्रकार का मकान है। यहाँ पे देख पा रहे हैं मिट्टी की दीवारें हैं और ऊपर जो ये छत बनाया गया है यहाँ पे कपड़े लगाए गए हैं, लेकिन इसके ऊपर मुझे लगता है जो छप्पर टाइप का जो है कुछ लगाया गया है, पुआल वगैरह लगाया गया है, लकड़ी पुआल इन सब चीज़ों से बनाया गया है। और यहाँ पे बेड जो लगाए गए हैं काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 5 स्टार 3 स्टार का कल्पना तो नहीं कर सकते, लेकिन उससे कम भी नहीं है, क्योंकि हमें एक नई फीलिंग यहाँ पे मिलती है। मिट्टी की दीवारों में हमें रहने का मौका मिलता है, बहुत अच्छा माहौल मिलता है। यहाँ पे एयर कंडीशन की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि टेम्परेचर इतना अच्छा होता है कि बिल्कुल थोड़ा सा भी गर्मी का एहसास नहीं होता है। और यहाँ पे इन दिनों में जबकि बिना किसी विंडो के ये रूम है और फिर भी यहाँ पे रजाइयाँ रखी हुई हैं, यानी आप समझ सकते हैं, इससे आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे ठंडक हो रही है आज के इस टाइम में। तो हम एकदम से टॉप पे हैं इस समय पहाड़ों पे, और यहीं पे बाबा प्रभुनाथ का मंदिर है, स्वर्गद्वारी धाम है। आइए अब हम चलते हैं, क्योंकि रात में हम लोग यहीं थे, अब सुबह हो गया है और अब हम चलेंगे, पूरा मंदिर दर्शन करेंगे और साथ साथ में सबसे पहले नहाएंगे, उसके बाद मंदिर दर्शन करेंगे। तो सारी चीजें, सारा व्यू आपको हम दिखाएंगे। और गाइज आप चूकिएगा मत, आप भी जरूर आइएगा, क्योंकि ये एक बजट यात्रा है। यहाँ पे आने में आपको ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं करने होते हैं और साथ साथ में आपका इंटरनेशनल ट्रिप भी हो जाता है। साथ में अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, नेचर लवर हैं, तो आपको बहुत सारा नेचर का व्यू देखने को मिलेगा यहाँ पे। और आएंगे, नेचर देखेंगे, मंदिर दर्शन करेंगे, और ये एक बजट प्लान में इंटरनेशनल ट्रिप होगा आपका, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगेगा, आपको एक नया अनुभव मिलेगा यहाँ आने के बाद। तो गाइस ये गेट है, यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे और काफ़ी करीब 300 सीढ़ियाँ उतरने के बाद फिर स्नान करने का स्थान मिलेगा। वहाँ पे जो एक सोता है, वहाँ से पानी निकलता है और वही जल, वही पानी हम सभी लोगों को स्नान करना होता है, और वही उसी जल को ला करके हम वापस यहाँ पे भगवान शिव को अर्पित करते हैं, बाबा प्रभुनाथ को। और गाइस चलते हैं इस गेट से और नीचे स्नान करने के लिए, स्नान करके वापस आएंगे जल लेकर के, फिर यहाँ पे दर्शन करेंगे और फिर जल चढ़ाएंगे। इन सीढ़ियों को उतरना होता है स्नान करने के लिए हम सभी लोगों को, जो भी यात्रीगण यहाँ आते हैं, क्योंकि नीचे चलेंगे, काफ़ी नीचे जाना होता है और वहाँ से स्नान करके वापस आएंगे दर्शन करने के लिए बाबा प्रभुनाथ का। तो आइए चलते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे सीढ़ियों के नीचे सीढ़ी, सीढ़ियों के नीचे सीढ़ी, और ये मेरा दोस्त। गाइज ये होता है जहाँ पे सभी तीर्थयात्री आते हैं जो इंडिया से या नेपाल से ही, वो सभी लोग यहाँ पे स्नान करते हैं। और यहाँ पे नीचे सोते में एक लोग हैं, वो यहाँ से जल निकाल करके सभी तीर्थयात्रियों को देते हैं और फिर सभी लोग स्नान करते हैं। मैं भी यहाँ बोतल में जल लेने वाला हूँ, क्योंकि इतने से स्नान कर पाना यहाँ पे मुश्किल है। वॉशरूम में स्नान करेंगे और फिर इस जल को ले चलेंगे यहाँ से, और ऊपर स्नान करने के बाद थोड़ा सा इससे भी स्नान करेंगे, उसके बाद भगवान प्रभुनाथ का दर्शन करेंगे। वैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे, भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो अभी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हम भी 10-12 लोग हैं, तो मुश्किल है यहाँ पे स्नान कर पाना, इसलिए चलते हैं। और ये हमारे रवि भाई हैं, ये यहीं पे स्नान कर रहे हैं और देखेंगे। ठंडा लग रहा है रवि भाई? हाँ मस्त लग रहा है, बड़ा मजा आएगा। नहीं अच्छा लग रहा है, हम कह रहे नहा लो तुरंत। तो रवि भाई कह रहे हैं कि यहीं पे स्नान कर लिया जाए, और इनका डिसीजन यही है, क्योंकि ये तो स्नान कर चुके हैं। लेकिन गाइस देखते हैं क्या होता है आगे, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे किसी को अंदर जाना पड़ता है, तभी जल निकाल पाना संभव होता है। ये चाचा जी आ रहे हैं, जल निकालेंगे, और ये खत्म नहीं हो रहा है, बहुत सारे तीर्थयात्री यहाँ पे जल निकाल कर स्नान कर रहे हैं। और यहाँ पे छोटा सा मंदिर है सोते का, यहाँ पे भी दर्शन करना होता है। ऊपर चलेंगे, वहीं स्नान करेंगे। एक जल हम इसको भगवान शिव को अर्पित करेंगे, और दूसरा जल है जब हम बाथरूम में स्नान करेंगे तो फिर इसी जल से स्नान कर लेंगे। फ्रेश होकर के सुबह भगवान प्रभुनाथ के मुख्य मंदिर पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे हम लोग दर्शन करेंगे, उसके बाद ओवरव्यू पूरे मंदिर का देखेंगे, यहाँ पे क्या सारी चीज़ें हैं, और सभी जगहों पर, सभी स्थानों पर हम लोग माथा टेकेंगे, और उसके बाद सभी जगहों को, सभी स्थानों को आपको भी दर्शन करवाएंगे। तो आइए अब हम लोग दर्शन कर लेते हैं भगवान प्रभुनाथ का, और देखते हैं यहाँ पे लाइन लगी हुई है, बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं। ये मैक्सिमम श्रद्धालु यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब इंडिया के ही होते हैं। यहाँ की ऐसी कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं कि यहाँ पे अगर आप आकर के एक बार कोई मन्नत मांगते हैं आप, तो वो जरूर 1 वर्ष के अंदर पूरा होता है। तो बहुत सारे मित्र, बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आते हैं माथा टेकने के लिए, और अपनी मन्नत को यहाँ पे मानते हैं, और फिर आगे हम आपको दिखाएंगे, वहाँ पर धागा भी बांधते हैं अपने मन्नत के लिए। तो आइए सबसे पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद देखेंगे। ये गाइस मुख्य मंदिर है, बाहर का सीन है यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, और इधर जो बाएं साइड में है ये भगवान प्रभुनाथ के मंदिर के अंदर का सीन है। आप भगवान प्रभुनाथ का दर्शन करें और कमेंट में जय बाबा प्रभुनाथ जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक करें।
तो गाइज यहाँ पे जो अंदर भगवान प्रभुनाथ का शिवलिंग है वहाँ पे जल नहीं चढ़ता है, तो जल चढ़ाने के लिए बाहर बहुत सारे शिवलिंग बनाए गए हैं। यहाँ पे आप जल चढ़ा सकते हैं, अंदर सिर्फ दर्शन कर सकते हैं आप, बाकी वहाँ पे चावल या जो चीज़ें घर से लाते हैं प्रसाद के लिए वो आप चढ़ा सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर मंदिर है। अगर आप नेपाल में किसी भी मंदिर पे जाते हैं, जो पहाड़ियों पे मंदिर होते हैं वो कुछ इस प्रकार से ही डिजाइन किए जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहाड़ियों के ऊपर जब आप पहाड़ की चोटी पे हो और यहाँ पे ठंडा ठंडा मौसम हो और इस प्रकार का कुछ माहौल आपको मिले तो कितना अच्छा लगेगा, कितना आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है ऐसे जगह पर जब आप आते हैं दर्शन करने के लिए। और मैंने पहले बताया ना, यहाँ तो आप बजट में आ सकते हैं, बहुत आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पैदल चले आते हैं इंडिया से गाइज। वो कुछ दूरी तक जहाँ तक बस की साधन आती है, फिर वो पहाड़ों के रास्ते जो पगडंडी का रास्ता होता है उसके रास्ते यहाँ तक पैदल चले आते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ ये डंडे जो पड़े हुए हैं, इन्हीं के सहारे ये चलते चले आते हैं। बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो यहाँ तक पैदल यात्रा करके आते हैं, क्योंकि उनकी मन्नत होती है कि हम पैदल जाएंगे भगवान प्रभुनाथ का दर्शन करने के लिए, और वो पैदल आ जाते हैं। और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ 2-3 बार, कोशिश करता हूँ हर साल आने के लिए। और हमारे मित्र जो अभी आए हुए थे उनमें से कुछ लोगों ने ठाना है यार बहुत मज़ा आया और अब हम हर साल यहाँ पे आएंगे, क्योंकि यहाँ आने का मतलब सिर्फ 2 दिन का टाइम आपके पास होना चाहिए। सिर्फ एक दिन आप आइए और दूसरे दिन आप चले आइए, और यहाँ का व्यू, यहाँ का लोकेशन कुछ अलग ही माहौल बनाता है। बहुत अच्छा लगता है गाइस यहाँ पे जब हम आते हैं, और कभी सनलाइट, कभी बरसात, कभी ठंडा ठंडा मौसम, तो कहीं कुल मिला करके बादल और बादलों, अगर आप यहाँ इस चोटी पर, इस पहाड़ के यहाँ भगवान प्रभुनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं तो आपको हो सकता है मंदिर से ही टच करता हुआ बादल निकलता हुआ दिखाई दे। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप आएँ और आप भी अपने मन को प्रफुल्लित करें और आनंद लें यहाँ पे। तो आइए चलते हैं आप सीधा घर, क्योंकि हम लोगों की विदाई हो चुकी है और अब निकलेंगे घर की तरफ, यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो गाइज इस ट्रिप में एक शानदार मौका और मिला है। यहाँ पे जयंत भाई हमारे मित्र हैं और आज इनका जन्मदिन है, और इस शुभ अवसर पे हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा केक ऑर्गेनाइज किया है, और आज हम ये केक जयंत भाई के द्वारा कटवाएंगे और इनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और आप लोगों से आशा है कमेंट में जरूर आप हैप्पी बर्थडे बोलेंगे और जयंत भाई को। और मैं यहाँ पे टारगेट करूंगा कम से कम 1000 कमेंट आना चाहिए मेरे मित्र के लिए हैप्पी बर्थडे के लिए। तो गाइज आशा करता हूँ आप जरूर कमेंट करेंगे। आइए अब सेलिब्रेशन करते हैं और फटाफट केक काट लेते हैं। तो गाइज हम लोग वापस आ चुके हैं और हम उस लास्ट पहाड़ पे हैं। इस पहाड़ से जैसे ही हम नीचे उतरते हैं फिर से कोयलाबास बाजार आ जाता है, क्योंकि यही पहाड़ भारत और नेपाल को डिवाइड करता है, और इस पहाड़ के नीचे जो थोड़ा सा जमीनी क्षेत्र है वही कोयलाबास बाजार होता है, जहां से हम लोगों ने एंट्री लिया था नेपाल में। और बिल्कुल अब हम लास्ट पॉइंट पर हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किस प्रकार से इन पहाड़ों को काट काट कर रास्ते बनाए गए हैं। कितना खूबसूरत यहाँ का माहौल होता है, कितना अच्छा लगता है जब आप पहाड़ों की वादियों में इस तरह से राइडिंग करते हैं। तो ये लास्ट मोमेंट है हमारे इस वीडियो का। गाइज आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहाड़ों को देख सकते हैं, पहाड़ के उस पार नेपाल है और इस पार इंडिया है। तो गाइज हमारे इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।